हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने आप लोगों को हिंदी का जो 2016 का जो पेपर है वो आपको उसके लघुत्तम प्रश्नों को करा दिया था। और आज 2017 से लेकर 2022 तक के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी के लघुत्तम प्रश्नों को मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जल्दी से जल्दी सॉल्व कराए जा रहे हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। जनवरी में आपका पेपर हो जाएगा किसी भी वीक में, ठीक है। तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और नवंबर का भी आपका एंड हो गया है, यानी एंड होने ही वाला है। आज शायद 20 है डेट आपकी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं स्क्रीन पर जो 2017 का जो प्रश्न पत्र है उसका कौन सा क्वेश्चन आपका पूछा गया है। चलिए देखते हैं। तो 2017 का जो लघुत्तम प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो आपको पता है गद्य जो आपकी कहानी होती है उसे हम गद्य कहते हैं, ठीक है। कहानी है, निबंध है, ठीक है। और आपका जो पद्य होता है कविता को बोलते हैं, ठीक है। पद्य किसे कहते हैं? कविता को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में पोइट्री बोलते हैं, ठीक है। चलिए, या पोएम बोलते हैं। गद्य और पद्य में अंतर हम स्पष्ट करते हैं। तो गद्य के अंतर्गत कहानी आता है, निबंध आता है, पत्र लेखन, संस्मरण आदि आते हैं। पद्य के अंतर्गत क्या आता है? पद्य के अंतर्गत कविताएं, क्षणिकाएं, गीत, दोहा, सोठा, छंद आदि आते हैं। ये दोनों में डिफरेंट था। सेकंड पॉइंट है कि गद्य को साधारण तौर से पढ़ा जाता है, ठीक है। एक मतलब साधारण तौर से आप गद्य को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है, याद करिएगा। 2016 में पूछा गया था और कल के ही पेपर मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो गद्य को साधारण तौर से पढ़ा जाता है, पद्य को गाकर या फिर लयात्मक तौर से पढ़ा जाता है, यानी लय के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है। जैसे आप रामायण को लय के साथ पढ़ते हो, महाभारत को, जैसे महाभारत में महाकाव्य पद्य में लिखे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या होता है? तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होता है सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, मनुष्य जब अपने, यहाँ पर मनुष्य होगा, ठीक है, छोटे यू की मात्रा होगी ना के नीचे। मनुष्य जब अपने विचारों को किसके समक्ष? दूसरों के समक्ष। जैसे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति कर रही हूँ। कैसे? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अपने विचारों को कैसे प्रकट कर रही हूँ? बोलकर, ठीक है। तो जब मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के समक्ष, मैं हूँ फिर आप मेरे सामने हो, तो मैं आपके सामने, आपके समक्ष क्या कर रही हूँ? प्रस्तुत कर रही हूँ। तो जब मनुष्य क्या करता है, अपने भाव, अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा का बोलकर प्रयोग करता है। मैं किस तरह प्रयोग कर रही हूँ? बोलकर कर रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ लिखित भाषा में भी कर रही हूँ और मौखिक दोनों भाषा में कर रही हूँ, ठीक है। यानी कि मैं लिखकर भी आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको बोलकर भी दिखा रही हूँ, पढ़कर भी दिखा रही हूँ, ठीक है। तो जब मनुष्य क्या करता है, अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा का बोलकर प्रयोग करता है तो उसे हम मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं या उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर मेन पॉइंट ये पूछा गया था, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या हैं। तो हमें ये जानना जरूरी था। जब हम यही नहीं जानेंगे कि मौखिक अभिव्यक्ति क्या है तो हम उसके साधन कैसे समझ पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अपने भाव विचारों को किसके थ्रू प्रकट कर सकते हैं? औपचारिक बातचीत के साथ साथ हम, औपचारिक बातचीत मतलब आमने सामने अपनी बात को प्रकट करना, इसके साथ साथ हम कहानी के माध्यम से भी कर सकते हैं, कथन के माध्यम से भी कर सकते हैं, किसी घटना के माध्यम से भी कर सकते हैं, चित्र वर्णन के माध्यम से। जब मान लो हम किसी, जैसे मान लो कि सेब है ये, ठीक है, मैंने कहा ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो हम चित्र के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ये क्या है, एप्पल है, ठीक है। भाषण के माध्यम से भी कर सकते हैं, आशु भाषण के माध्यम से भी कर सकते हैं, अभिनय करके भी कर सकते हैं, ठीक है। काव्य पाठ मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कहानी शिक्षण
बच्चों को पढ़ाने के लिए कहानी शिक्षण क्यों उपयोगी है। ठीक है, तो कहानी शिक्षण क्या होता है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता ये होती है, ये बालक को यानी ये बच्चों को कहानी का अर्थ शीघ्रता से ग्रहण कर लेते हैं। बालक आप किसी भी बच्चों को किसी भी चीज़ को स्टोरी के माध्यम से पढ़ाते हो, स्टोरी के बेस्ड पढ़ाते हो, ठीक है, स्टोरी के माध्यम से पढ़ाते हो, तो बच्चे उस चीज़ को अच्छे से सीखते हैं। जैसे आप मान लो कौवे और लोमड़ी की कहानी सुनाते हो, कौवा क्या करता है, रोटी के टुकड़े को अपने चोंच के नीचे दबाए रहता है, और लोमड़ी बहुत चालाक होती है। इस तरीके से जब आप चित्र दिखा करके और उसको कहानी के माध्यम से बताते हो तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी सीख लेता है, ठीक है, जल्दी ग्रहण कर लेता है। सेकेंड पॉइंट है, कहानी मनोरंजन का सबसे अच्छा और बड़ा साधन है। मान लो जब आपके क्लास में बच्चों का पढ़ने का मन नहीं होता तो आप क्या करते हो, किसी कहानी को सुना देते हो या कोई कविता पढ़ा देते हो। तो कहानी क्या करता है, बच्चों के मनोरंजन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा साधन भी होता है। थर्ड पॉइंट है, कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिकता की शिक्षा भी दी जा सकती है, ठीक है, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, चालाकी नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, ठीक है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें महात्मा गांधी जैसे बनना चाहिए, ठीक है, हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे बनना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर नैतिकता की शिक्षा भी देते हैं, ठीक है। अगला है, कहानी शिक्षण का रुचिकर साधन है, यानी कहानी शिक्षण में बच्चों को क्या होता है, बहुत इंटरेस्ट आता है, ठीक है, बच्चे बहुत अच्छे से सुनते हैं, ठीक है, तो ये एक रुचिकर साधन भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है कि ऐसी क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं ना, जो क्रिया की विशेषता बताएं, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, तो रमेश कैसे दौड़ता है, क्रिया हमारी क्या है, दौड़ना, और किस तरीके से दौड़ा, तेज दौड़ा है। तो दौड़ने की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन रिपीट किया है, ठीक है। अगला है, सुधा अच्छा गाती, तो सुधा कैसा गा रही है, गाना एक क्रिया है, और कैसा गा रही है, अच्छा गा रही, तो अच्छा क्या है, एक विशेषता है। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए और तीसरा भी दिया गया है, गीता जल्दी खाना बनाती है, तो गीता क्या कर रही है, क्रिया क्या है, खाना बनाना, कैसे बना रही, जल्दी, तो जल्दी क्या है, विशेषता है, ठीक है। तो गीता की खाना बनाने की जो विशेषता वो क्या है, जल्दी बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, शायद हाँ, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, बताया गया। तो संबंध आपको पता, यहीं से पता चल रहा है कि ऐसा सर्वनाम जहाँ पर किसी भी संबंध की बात की जा रही हो, ठीक है। तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति का संबंध बताने के लिए किया जाए वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अब आप संबंध क्या होता है, जब आप संबंध किसी से जब भी बनाते हो ना, जब दो लोग हुए, आप होगे और आपके साथ कोई होगा, तभी तो बीच में संबंध बनेगा, तभी तो रिलेशन होगा, ठीक है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम वाक्य में दो शब्दों को जोड़ने के लिए भी करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे, जिसका, जो की, जो और सो, जितना उतना आदि, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसे, इसका उदाहरण देखते हैं। मैंने कहा कि यही वह या वही मोबाइल है जिसके बारे में तुमने पूछा है, यानी जो मोबाइल रखा है और एक व्यक्ति उस मोबाइल के बारे में पूछ रहा था, तो वो मोबाइल लेकर आ रहा है और कह रहा है ये वही मोबाइल है जिसके बारे में तुमने पूछा है। तो ये दोनों के बीच ये दोनों के बीच क्या हो गया, संबंध हो गया। अगला है, जो आज ऑफिस आएगा वह इंक्रीमेंट का हकदार होगा, ठीक है, यहाँ पर जो और सो की बात की गई है। अगला है, जो कोशिश करते हैं वे कामयाब होते हैं, या हम ये भी लिख सकते हैं, जो कोशिश करते हैं वही कामयाब होते हैं। यानी दो वाक्य के बीच संबंध स्थापित किया, यानी कि जब आप कोशिश करोगे तभी तो कामयाब होगे, तो दो वाक्य के बीच आपने क्या कर दिया, संबंध स्थापित कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, ठीक है, और उदाहरण सहित आपको बताना है। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, मैंने आपको कल भी बताया था और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया है कि बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जितने भी भगवान हमारे जो आते हैं सब बहुब्रीहि समास में ही आते हैं, ठीक है।
चलिए, और उनसे रिलेटेड जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी हमारे बहुब्रीहि समास में आएंगी। जैसे इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा पूछी तो इसमें अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। कैसे, चलिए बताते हैं आपको, यहीं पर समझा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ये देखिए, जैसे मैंने कहा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ठीक है, तो इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, ना नीला प्रधान है ना ही कंठ प्रधान है। ठीक है, तो अब नीलकंठ, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, वो है कौन, वो है शिव जी। ठीक है, शिव भगवान जी होते हैं। तो यहाँ पर प्रधान पद कौन सा हो गया, तीसरा पद प्रधान, यानी इन दोनों के पद से जो मिलकर पद बना वो हो गया प्रधान। ठीक है, ना ही नील प्रधान हो गया ना ही कंठ प्रधान। तो यानी कि जब अन्य पद प्रधान होता है, यानी नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, यानी कि वो हो गए हमारे शिव जी। जैसे कहा चक्रपाणी, ठीक है, यानी चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्र किसके हाथ में, विष्णु जी के हाथ में है। तो यहाँ पर ना ये चक्र हमारा प्रधान हुआ ना ही हाथ, कौन प्रधान हुआ, कोई अन्य जो है शब्द प्रधान हो गया। ठीक है, यानी कि तीसरा पद जो हो गया वो प्रधान हो गया। ये ना प्रधान हुए ना ये प्रधान हुए, तीसरा पद जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो प्रधान होगा। समझ में आ गया। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि अन्य पद प्रधान समास को बहुब्रीहि समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसके समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। समझ में आ गया। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, हमारा उदाहरण है नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, शिव जी हैं। और ये जो तीसरा या अन्य पद है, यही हमारा पद क्या है, प्रधान है, यानी जिसकी तरफ हम संकेत करते हैं वो पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, चलिए अब अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं 2017 पेपर का। तो लास्ट क्वेश्चन है वो है उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं और प्रत्यय किसे कहते हैं। क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है, सारे क्वेश्चन रिपीट किए हुए हैं, अभी देखिएगा यही बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो हिंदी में तो बहुत बढ़िया रहता है कि वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़कर जा रहे हो तो हिंदी आप आराम से 25 में 25 नंबर ला सकते हो। ठीक है, आराम से बिना दिक्कत के आप 25 में 25 नंबर लाओगे। अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया है तो भी आप 25 नंबर ला सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए, तो उपसर्ग क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, और मैंने आपके इसके क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को पेपर को भी बहुत अच्छे से कराया है। तो जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या है, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले, तो ये शब्द है और इससे पहले जो शब्दांश जुड़ा है इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यह मैंने यहाँ पर लिख दिया दुर, दुर उपसर्ग में हमने गुड़ में दुर उपसर्ग को जोड़ दिया, क्या बन गया, दुर्गुण। ठीक है, हमने बल में निर उपसर्ग को जोड़ दिया, क्या बन गया, निर्बल। ठीक है, हमने पथ में सु उपसर्ग को जोड़ दिया, क्या बन गया, सुपथ। ठीक है, तो यही जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अब यही इसी को क्या कर दो, इसी को उल्टा कर दो, इसका विपरीत कर दो। क्या कर दें, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। बस एक ही डेफिनेशन है, एक ही परिभाषा है, लेकिन थोड़ा सा अलग। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर आते हैं उसे उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और आपको एक बात बता दें कि जो सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की हिंदी है, यही आपकी हिंदी आपके टेट और सीटेट में काम आती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। मैं पूरे होशो हवास में और पूरे क्या गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर आपने सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर का पेपर पढ़ा है तो आपका टेट और सीटेट हिंदी का पेपर आसानी से निकल जाएगा। उसके अलावा कुछ यही सब आते ही हैं। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय, बार बार यही क्वेश्चन, उपसर्ग प्रत्यय से बहुत क्वेश्चन आते हैं टेट सीटेट में। और इसके साथ साथ विलोम शब्द, पर्यायवाची। ठीक है, यही सब समास आपका हो गया। समास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब आपका सेकेंड सेमेस्टर में दिया हुआ है, उपसर्ग, प्रत्यय, समास। अगर सेकेंड सेमेस्टर की आपने हिंदी अच्छे से पढ़ ली है, समझ ली है, तो फिर अगर आप सीटेट का पेपर देना चाहते हो तो आराम से दो, हिंदी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है,
तो यहीं पर समझ लीजिए, कहीं अलग से पढ़ना ना पड़े आपको, यहीं से हिंदी पढ़ लीजिए। तो जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लघु में हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया, क्या बन गया? लघुता बन गया। फल में हमने वाला जोड़ दिया, क्या बन गया? फल वाला। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पर एंड होता है 2017 क्वेश्चन पेपर का। अब हम यहाँ पर हल करते हैं 2019 पेपर को। 2018 मेरे पास नहीं है, और जब भी मैं आपको राजन पवन सीरीज करा दूँगी तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगी। तो चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बार बार क्वेश्चन पर आने पर थोड़ा सा अजीब लगता है, पढ़ लेते हैं सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा है संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। तीसरा क्वेश्चन पूछा उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन रिपीट किया 2017 का, ठीक है। अगला है पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये 2016 में पूछा गया था। हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए, 2016 में पूछा गया था। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। ये आपका अति लघु प्रश्न करा रहे थे तब वहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था, और ये 2016 में भी पूछा गया है। किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए, यानी निबंध लिखना है, ठीक है आपको। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था, संज्ञा की परिभाषा दीजिए या संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, उसके भाव, उसके गुण आदि के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे पशु, पशु एक क्या है, जाति है, ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण, इन सभी के भाव को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। सुंदरता ये एक गुण है। मोहन एक व्यक्ति का नाम है। दिल्ली एक स्थान है। इस तरीके से मैंने लिख दिया है ये ब्रैकेट में कि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। चलिए, तो पशु, सुंदरता, मोहन, दिल्ली, आगरा, ये सभी क्या हैं, आपके संज्ञा हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है कहानी शिक्षण की उपयोगिता बताइए। तो अभी मैंने आपको कहानी शिक्षण के बारे में बताया और फिर से वही क्वेश्चन रिपीट किया। तो बालक कहानी का अर्थ अच्छी तरीके से, शीघ्रता से, जल्दी से क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। कहानी मनोरंजन का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा साधन है। कहानी के माध्यम से बालकों को नैतिक शिक्षा दी जाती है। कहानी शिक्षण का रुचिकर साधन है, ठीक है। कहानी शिक्षण का क्या है, रुचिकर साधन है। फिर से वही उपसर्ग और प्रत्यय में क्या है, अंतर पूछा गया है। अभी मैंने आपको बताया कि जो शब्दांश किसी शब्द से पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण आपके सामने है। गुण शब्द में हमने दुर उपसर्ग को जोड़ा, दुर्गुण हो गया। बल शब्द में हमने निर उपसर्ग को जोड़ा, निर्बल हो गया, ठीक है। और इसमें है लघु शब्द में हमने ता प्रत्यय को जोड़ दिया, लघुता हो गया। फल में हमने वाला जोड़ दिया, फल वाला हो गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। पूर्ण विराम क्या होता है और अल्प विराम क्या होता है। तो जब वाक्य का अर्थ पूरा हो जाता है वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का, यानी पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। जैसे मजीद खाना खाता है। अब यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया तो हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम लगा दिया। यही तो होता है ना पूर्ण विराम। राम घर जाता है, यहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो गया, हमने क्या लगा दिया, पूर्ण विराम लगा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्प विराम, जहाँ बिल्कुल कम देर रुकना हो वहाँ हम किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम चिन्ह का। जैसे रुको मत जाने दो, तो यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया, यानी कि अल्प विराम लगा दिया। रुको मत जाने दो, यहाँ भी हमने कॉमा लगा दिया, ठीक है, अल्प विराम लगा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या महत्व होता है, ठीक है। तो आपको पता है मौन वाचन किसे कहते हैं, मन ही मन पढ़ना, ठीक है, बिना होठ हिलाए पढ़ना किसी चीज़ को क्या कहलाता है, मौन वाचन। तो द्रुत गति से पठन का अभ्यास करना, छात्रों की बोध शक्ति का विकास करना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, और फोर्थ पॉइंट है कि ये क्या करता है, ये छात्रों में सोच मनन तर्क करने की शक्ति को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति
के स्थान पर किया जाता है उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तू, तुम, वह, वे, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे कि मैंने कहा तुम मुंबई जा रहे हो, ठीक है, तो तुम मुंबई जा रहे हो ये हमारा क्या है? ये हमारा है तुम मुंबई जा रहे हो, ये हमारा मध्यम पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्ता क्या है? यहाँ पर क्या है? तुम मुंबई जा रहे हो, ये हमारा है उत्तम पुरुष। मैं कह रही हूँ किसी से, ठीक है। मैं बीते दिनों बीमार हो गया था, ठीक है, ये हमारा क्या है? सर्वनाम है। यानी कि तुम और मैं का यहाँ पर क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं रोज़ 4 घंटे क्रिकेट खेलता हूँ। तुम्हारे, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? तू, यानी ये पुरुषवाचक सर्वनाम में तू कहता है तो सब ठीक ही होगा। आज, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। आजकल आप ये क्या है? आप जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं? आजकल आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा गया था कि किसी राष्ट्रीय पर्व पर क्या करना है? आपको एक क्या करना है? निबंध लिखना है या किस तरीके? चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या पूछा गया था। कहा गया था किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र व्यक्ति प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है। तो आपको पता है राष्ट्रीय त्यौहार हमारे कौन कौन से होते हैं, राष्ट्रीय पर्व हमारे कौन कौन से होते हैं। गांधी जयंती यानी जिसे हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया। तो किसी एक पर आपको लिखना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि आप आराम से लिख सकते हो, बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, लेकिन मैंने सिर्फ आपको ये बता दिया कि राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने नाम दे दिए हैं। अब इनमें से आपको जिसमें लिखना हो आप लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं 2020 का क्वेश्चन पेपर और देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आए और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट किए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें भी समास से क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास की बात की गई है। अगला है कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति करता है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या कर दिया है, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, उसको अलग तरीके से पूछ लिया। बात वही कर रहा है कि कहानी या लोक कथा के उद्देश्य बताइए, ठीक है, उनके क्या उद्देश्य होते हैं, यही आपको बताना है। वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, ठीक है। औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए, ये क्वेश्चन भी रिपीट किया है। हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, संक्षिप्त विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया है। उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। अगला है लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य कौन कौन से साधन हैं, क्वेश्चन रिपीट किया है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या था? कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, या इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो। बहुत पूछा हो जाता है, ये चीज़ तो बहुत पूछी जाती है, उसमें ही कन्फ्यूज़न होती है कि ये कौन सा समास है। तो एक पद जिसका पहला पद उपमान है और दूसरा पद उपमेय हो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चलिए ये बताते हैं, नील कमल, ठीक है। तो नीला हो जो कमल, तो कमल की विशेषता क्या है कि वो क्या है? नीला है। पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषों में है जो उत्तम, तो कौन उत्तम है? पुरुषों में हो जो उत्तम, ये हमारा क्या है? कर्मधारय समास है। फिर क्या? परम आनंद, परम है जो आनंद, ठीक है। फिर क्या है? भला मानस, भला है जो मानस। लाल टोपी, लाल है जो टोपी, टोपी कैसी है? लाल है। मानस कैसा है? भला है, ठीक है। ये सभी यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास है। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, विद्यालय कैसा है? महान है। अध पका यानी जो खाना क्या होगा आपका? आधा पका हुआ हो, तो खाना कैसा पका है? आधा पका है। इसकी विशेषता क्या है कि ये आधा पका है। महाराजा, महान है जो राजा, राजा की विशेषता क्या है कि वो महान है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, तो अंबर कैसा है? उसका पीला, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए? कृष्ण भगवान हो गए। महावीर, महान है जो वीर, वीर कैसा है? जो महान है। तो जो विशेषण और विशेष बताते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। जिसका पहला पद विशेषण, यानी कि जो विशेषण क्या होता है? जो विशेषता बताता हो, ठीक है। तो पहला पद क्या है? विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है। चलिए, अब यहीं से आप समझ लो कि जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं ना। तो विद्यालय की विशेषता क्या है कि वो महान है, यानी कि महान क्या है? विशेषण है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि कहानी का उद्देश्य बताइए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कहानी भाई होती क्या है। तो कहानी जो है वो गद्य साहित्य की सबसे अच्छी और प्रिय विद्या है। भाषा शिक्षण में कहानी का बहुत महत्व है। कहानी में किसी पात्र, किसी घटना, किसी भाव, किसी संवेदना आदि का धार्मिक वर्णन किया जाता है। ठीक है। कहानी शिक्षण के उद्देश्य हमें बताने हैं। कहानी शिक्षण के निम्न उद्देश्य हैं। कहानी क्या करती है? ज्ञान को सरल व रोचक रूप से प्रस्तुत करना। ठीक है। हम अपने ज्ञान को कहानी के माध्यम से सरल तरीके से रोचक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। अगला है छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना। कहानी के माध्यम से हम छात्रों में उनको सोचने की क्षमता, उनकी तर्क शक्ति की क्षमता को क्या कर सकते हैं? विकसित कर सकते हैं। छात्रों में हम क्या कर सकते हैं? ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना। कहानी के माध्यम से हम बच्चों में ध्यानपूर्वक सुनने, जब हम कहानी बच्चों को सुनाते हैं तो बड़े अच्छे से, बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से सुनते हैं। सुनकर वो उसको जल्दी से ग्रहण भी कर लेते हैं। तो किसी भी कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने और उनको सुनकर ग्रहण करने के लिए कौशल को विकसित करना, किसमें? बच्चों में। अगला है छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनना। यानी कि जब हम बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो वो छोटी और कठिन बातों को क्या करते हैं? एकदम सरल बनाकर सुनते हैं। ठीक है। उनको सरल तरीके से सुनाते हैं तो वो अच्छी तरीके से सुनते हैं। छात्रों में संवेगों व मनोवृत्तियों का ज्ञान कराना। ठीक है। कहानी के माध्यम से छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना। ठीक है। ये उद्देश्य होता है कहानी सुनाने का। चलिए अगला पॉइंट है वाचन में दोषों को दूर करने के 2 उपाय बताइए। तो वाचन में दोषों को दूर करने के लिए हम निम्नलिखित उपाय का प्रयोग करना चाहिए हमें। कौन कौन से? पहला है कि शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग। कैसे उपकरण? जैसे उच्चारण शिक्षा में ग्रामोफोन का यूज़, टेप रिकॉर्डर, रेडियो आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो उच्चारण होता है वो उससे क्या होता है? शुद्ध हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है ध्वनि तत्व का ज्ञान देना। यानी प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को छात्रों को ये बताना चाहिए कि कौन सी ध्वनि कहाँ पैदा होती है, किस अक्षर के बोलने में जीभ, होठ आदि की क्या स्थिति होती है, जिसे हम उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है। अक्षरों उच्चारण उनके नियत स्थान में ही होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को समझाते हैं कि शुद्ध उच्चारण के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है। तो हमें उच्चारण के भावों को उनको समझना चाहिए। ठीक है। अक्षर को बोलने में हमें हमारी जीभ का यूज़ कब होता है, हमारी होठ का यूज़ कब होता है, हमारी नाक का कब यूज़ होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों को बतानी चाहिए। कंठ का यूज़ कब होता है, तालव्य का यूज़ कब होता है ना, ये सारी चीज़ें। अगला पॉइंट है शब्दोच्चारण की शिक्षा अलग से नहीं होनी चाहिए। यानी कि शब्द उच्चारण की शिक्षा हमें अलग से बच्चों को नहीं देनी चाहिए। शिक्षण के साथ ही साथ प्रक्रिया चलनी चाहिए। ठीक है। यानी किसी भी शब्द को उच्चारण, शब्द उच्चारण उसको सही करने के लिए हमें अलग से नहीं बताना चाहिए। देखा होगा आपने जब कहानी वगैरह सुनाते हो या कुछ सुनाते हो तो उसके जो एंड, जब कहानी का एंड होता है तो उसके नीचे देखा होगा आपने शब्दावली लिखा होता है जहाँ पर प्रश्न उत्तर होते हैं। और उस कहानी में जो सबसे कठिन शब्द होते हैं उनका अर्थ भी दिया होता है ना, तो वहीं पे हमें सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। अगला है अक्षर उच्चारण के नियमों की यथा समय जानकारी देना। अध्यापक द्वारा अक्षर उच्चारण की जानकारी यथा समय देना अच्छे शिक्षण की प्रतीक है। यानी कि मान लो कि बच्चा जैसे छोटी को बड़ी की तरह बोल रहा, बड़ी को जैसे हमने यहाँ कहा नियमों, बच्चा बोला नियमों, तो ये गलत है। आप बच्चों को सिखाओगे नहीं, छोटी की मात्रा यहाँ पे हम बोलेंगे नियमों, है ना, इस तरीके से। यानी कि बच्चों को वहीं पर सारे अक्षरों के उच्चारण को अच्छी तरीके से सिखाना। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। यानी औपचारिक पत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिसने हमारा कोई निजी संबंध ना हो। ठीक है। यानी कि एक पत्र ऐसा होता है जैसे कि जिससे जैसे हम मित्र को पत्र लिखते हैं। ठीक है। ये सभी पत्र जो होते हैं, या शादी में इनवाइट करने के लिए जो पत्र लिखते हैं, तो ये हमारा तो अनौपचारिक पत्र हो गया। लेकिन एक औपचारिक पत्र वो पत्र होते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। ठीक है।
वो केवल हमारे बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, हमें ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं, वो औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे व्यवसाय से संबंधित पत्र, प्रधानाध्यापक लिखे प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, सरकारी विभागों को लिखे गए पत्र, संपादक के नाम पत्र, ये सभी क्या हमारे कहलाते हैं, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह के बारे में पूछा गया है कि कौन कौन से विराम चिन्ह होते हैं। तो विराम चिन्ह, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या बोलते समय, वाक्य बोलते समय अथवा लिखते समय विराम को प्रकट करने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं या वाक्य बोलते समय जो हम थोड़ा सा ठहरते हैं या रुकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह के। जिन ठहरने के लिए जिन चिन्हों का यूज़ करते हैं वो विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो विराम चिन्ह के प्रकार, जो कामता प्रसाद गुरु जिन्होंने विराम चिन्ह को दिया है, वो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार 20 विराम चिन्ह है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और टेट और सीटेट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार हमारे विराम चिन्ह कितने हैं, 20 होते हैं। चलिए कौन कौन से, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, सभी चिन्ह भी आपको याद करना है। आश्चर्य या विस्मय बोधक चिन्ह, जो आप बोलते हैं हाय, ओ, वाओ। ठीक है, इसके बाद जो लगाते हो निर्देशक चिन्ह यानी डैश, जिसे आप बोलते हो डैश लगाते हो ना। और उसके बाद क्या, योजक चिन्ह आपका होता है। फिर क्या होता है, एक योजक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह क्या होता है, जैसे आप लिखते हो माता पिता, ठीक है, माता और पिता के बीच जो आप चिन्ह लगाते हो वो क्या होता है, योजक चिन्ह होता है। ये हमेशा विलोम शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, कोष्टक चिन्ह यानी जो ब्रैकेट जिनको हम बोलते हैं, अपूर्ण या उपविराम होता है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह क्या होता है, जैसे जब किसी बड़ी बात को आपको संक्षेप में लिखना हो। ठीक है, जैसे कि आप लिखते हो उत्तर प्रदेश, तो आप ऐसे लिख देते हो उत्तर और ऐसे लिख देते हो प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश ही लिखा है। ठीक है, लोप चिन्ह होता है। ठीक है, फिर क्या है, पाद बिंदु। लोप चिन्ह जब मान लो आपको बहुत बड़ा सेंटेंस लिखना है, जब आप क्या करते हो, जब आप क्या बोलते हैं, किसी का भी अर्थ प्रकट, जैसे आप प्रसंग उपसर्ग वगैरह लिखते हो ना, किसी का अर्थ बताते हो किसी पैराग्राफ का, तो आपने उसका पहला पार्ट लिखा, यानी लिखा कि एक गाँव में। ठीक है, इस तरीके से लिखा है एक गाँव, और फिर ऐसे कर दिया, और उस पैराग्राफ का जो लास्ट वर्ड होता है वो लिखते हो आप। ठीक है, चलिए पाद बिंदु हो गया, तुलनात्मक सूचक हो गया, तुलना जो करते हो, अवतरण चिन्ह सूचक हो गया, और विवरण चिन्ह हो गया, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया। ठीक है, हंस पद चिन्ह हो गया। हंस पद चिन्ह जब आप किसी चीज़ को भूल जाते हो तो वहाँ पर इसको यूज़ करते हो और उसके ऊपर लिख देते हो। ठीक है, एक आप पैराग्राफ लिख रहे हो, यहाँ पर कुछ भूल गए, आपने थोड़ा सा ये चिन्ह लगा दिया और इसके ऊपर ही लिख दिया, तो हमें लगा कि ये इसी के साथ का है। ठीक है, इसी पैराग्राफ का ये होता है हंस पद चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो गया। ठीक है, जैसे आप बोलते हो ओम, तो वहाँ पर दीर्घ उच्चारण करते हो। ठीक है, टीका सूचक हो गया, और समाप्ति सूचक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उच्चारण स्थानों के भेद लिखिए। ठीक है, उच्चारण स्थानों के कौन कौन से भेद होते हैं, तो आपको पता है कंठ, तालव, मूर्धा। ठीक है, मूर्धा इस तरीके से लिखा जाएगा, ना कि इस तरीके से। ठीक है, कंठ, तालव, मूर्धा। फिर क्या है, दंत, ओष्ठ। ठीक है, अनुनासिक भी होता है जो आप नाक और मुंह दोनों से करते हो, कंठ तालु, कंठोष्ठ। ठीक है, और दंतोष्ठ। ठीक है, ये हमारे क्या है, उच्चारण स्थान है। चलिए इनके भेद देख लेते हैं। कंठ, जिसका उच्चारण कंठ से हो वे कंठ वर्ग हैं, जैसे कि छोटा आ, बड़ा, और का वर्ग, और विसर्ग, और हा, ये विसर्ग जो होता है। ठीक है, चलिए का वर्ग में काका चाचा, ये इस तरीके, वो काका गागा, काका गागा, ये इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या, तालव, जिनका उच्चारण तालु से हो वो क्या कहलाते हैं, तालव वर्ण कहलाते हैं। जैसे क्या होता है, वा वर्ग, और क्या होता है, यहाँ पर ये गलत लिखा है, चा वर्ग होता है। ठीक है, कौन सा होता है, चा वर्ग, वा वर्ग नहीं होता है भाई, चा वर्ग होता है, यहाँ पर गलत लिखा, चा वर्ग, या और शा। ठीक है, चलिए अगला है मूर्धा। मूर्धा यहाँ पर होगा, इस तरीके से लिखेंगे, जिनका उच्चारण मूर्धा से हो वे मूर्धन्य वर्ण हैं, जैसे टा वर्ग। ठीक है, रा और शा आपको पता है कैसे होते, क, च, ट, त, प। मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में याद भी कराया था, ये कंठ, तालव, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। फिर क्या है, दंत। दंत आपको पता है, जिनका उच्चारण दांत से हो वे दंत कहलाते हैं। ठीक है, ये वर्ड गलत है, जहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ उसको सही कर लेना। ठीक है, तो ता वर्ग, ता था, दा था। ठीक है, इस तरीके से, और ला और सा, से नहीं सा। ठीक है, चलिए अगला है
ओष्ठ, यानी जिनका उच्चारण स्थान होठ से होता है, ओठ से होता है, वो ओष्ठ कहलाते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पा वर्ग, ठीक है, पाफा बाभा, ठीक है। चलिए अगला है अनुनासिक। अनुनासिक जिनका उच्चारण मुख और नाक दोनों से हो, वो अनुनासिक वर्ड कहलाते हैं, जिसे हम पंचमाक्षर कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और माँ, ठीक है। और अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ठीक है, अनुस्वार, ठीक है, और चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु होता है और अनुस्वार, ठीक है। चलिए कंठ तालु। कंठ तालु क्या होता है? तालव जिनका उच्चारण कंठ और तालु से ही हो, ठीक है, कंठ तालु। जिनका, ये हटा दीजिएगा, जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो वो कंठ तालव कहलाते हैं, जैसे ए तथा ए। फिर क्या? कंठोष्ठ, जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो वे कंठोष्ठ वर्ड कहलाते हैं, जैसे ओ और औ। जिनका दंतोष्ठ, जिनका उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो वे क्या कहलाते हैं? दंतोष्ठ, जैसे कि वा, ठीक है, हम बोलते नहीं वकारो दंतोष्ठ, ठीक है। चलिए अगला है और लास्ट क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? तो अभी मैंने आपको बताया है लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन कौन कौन से होते हैं। पत्र लेखन हो गया, निबंध लेखन हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, ठीक है, और आत्मकथा हो गया। ये सभी हमारे क्या हैं? लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। चलिए अब शुरू करते हैं 2022 का क्वेश्चन पेपर, और ये लास्ट क्वेश्चन पेपर है आपका। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो किस तरीके के क्वेश्चन आए, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट किए हैं यहाँ का। गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य का वर्णन कीजिए। गद्य लिखे या फिर लिखे कहानी शिक्षण, सेम वही बात है, ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट। फिर वही से क्वेश्चन रिपीट, मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय बताइए। काल किसे कहते हैं, काल के भेद, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें, पत्र लेखन की विशेषताएं, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। सारे क्वेश्चंस रिपीट किए हुए हैं। गद्य शिक्षण के उद्देश्य कहें या कहानी शिक्षण के उद्देश्य कहें, बात वही है, कई बार आप पढ़ चुके हो, बोर हो गए होगे, ठीक है, जैसे मैं हो गई हूँ, बार बार वही क्वेश्चंस, ठीक है। ज्ञान को सरल व रोचक रूप से प्रस्तुत करना, छात्रों में विचार, कल्पना, तर्क शक्ति को विकसित करना, छात्रों में ध्यानपूर्वक सुनने व सुनकर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को विकसित करना, छोटी एवं कठिन बातों को सरल बनाकर सुनना, छात्रों में संवेगों व मनोवृत्तियों का ज्ञान कराना, छात्रों में सामाजिकता की भावना को विकसित करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वही मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति के बारे में आपको बताना है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? मौखिक अभिव्यक्ति में अपने भावों को सार्थक शब्दों में बोलकर व्यक्त करना, ठीक है, इसमें शामिल होता है। इसमें शुद्ध उच्चारण, उचित गति, हाव भाव, विचार, क्रमबद्धता और निसंकोच अभिव्यक्ति जैसे पक्ष होते हैं। और मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है, ठीक है। चलिए लिखित अभिव्यक्ति क्या होता है? लिखित अभिव्यक्ति मन के भावों और विचारों को लिखकर व्यक्त करने को ही लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। आप अपने मन और भाव के विचारों को बोलकर व्यक्त करते हो तो वो मौखिक अभिव्यक्ति होता है, और अगर आप अपने भाव और विचारों को, मन के भाव और विचारों को लिखकर व्यक्त करते हो तो वो लिखित अभिव्यक्ति होता है। जैसे नाटक हो गया, निबंध हो गया, पत्र लेखन हो गया, लोक कथा हो गया आदि, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रों में शुद्ध उच्चारण हेतु 2 उपाय बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि शुद्ध उच्चारण हेतु क्या करना चाहिए। शुद्ध बोलने के लिए उपकरणों का प्रयोग, उच्चारण शिक्षा में ग्रामोफोन का, टेप रिकॉर्डर का, रेडियो आदि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आपका क्या होता है, उच्चारण जो होता है वो शुद्ध हो जाता है सुन सुनकर, ठीक है। ध्वनि तत्व का ज्ञान देना, जैसे प्राथमिक कक्षा के शिक्षकों को छात्रों को ये बताना चाहिए कि कौन सी ध्वनि कहाँ पैदा होती है, किस अक्षर के बोलने में जीभ, होठ आदि की क्या स्थिति होती है, अक्षरों का उच्चारण करने उनके नियत स्थान में ही होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि आंसर 4 है, काल किसे कहते हैं, उनके कितने भेद होते हैं। तो आपको पता है कि किसी काम को करने या उनके होने से जब समय का पता चलता है, ठीक है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो किसी कार्य के करने या होने से जब हमें किसका पता चलता है, समय का पता चलता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, किसका पता चलता है, समय का, तो वो हमारा क्या कहलाता है, काल कहलाता है। जैसे काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जैसे हम कहते हैं नहीं बीता हुआ कल, अब हम आज हमारा प्रेजेंट डे है, आज प्रेजेंट टाइम है, ठीक है। और आने वाला कल, यानी अगर मैं कहूँ कि कल मैं आप लोगों को क्या बोलती हूँ, कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कराऊंगी, तो वो हो गया आपका भविष्य काल, ठीक है।
और अगर मैं बोलूँ कल मैंने आपको कराया था हिंदी का पेपर, हिंदी के 2016 के लघुत्तरीय प्रश्न पेपर को कराया था, तो वो हो गया भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, यानी किसी भी काम को करने या उसके होने का जो समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5 में, चलिए एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया था कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। यानी कविता शिक्षण में जब हम बच्चों को कविता पढ़ाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तो कविता का पाठ करते समय ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि दागात्मक पाठन हो, यानी बच्चों को अच्छी तरीके से उसको उचित लय में, ताल में, गति में, आरोह और अवरोह का ध्यान देते हुए बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ हमें तेज़ आवाज़ करनी है, कहाँ हमें आवाज़ को धीमे रखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें देखकर बच्चों को पढ़ाना चाहिए कविता। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि कविता पढ़ाए जा रहे हो, भागते चले जा रहे हो, जॉनी जॉनी यस पापा, 18 शुगर नो पापा, टेलिंग लाइंग नो पापा, तो बच्चे क्या समझेंगे ना, अच्छे से गा करके पढ़ाओ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है कविता पाठ करते समय भावों का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। यानी बच्चे आपको देखते हैं, जब आप बच्चों को कविता पढ़ाते हो तो वो आपको देखते हैं। ठीक है, तो आपको अपने भाव को भी यहाँ पे प्रकट करना चाहिए। ठीक है, कविता जिस रस के ओतप्रोत है उसी के अनुसार हाव भाव का अंग संचालन होना चाहिए। मान लो गुस्से में कोई कविता है जहाँ पर सैड की बात की गई है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा इंप्रेशन गुस्से वाला दिखाइए, थोड़ा सा प्यार वाला, थोड़ा सा खुशी वाला, है ना। इस तरीके से सारे हाव भाव को भी प्रकट करके कविता को पढ़ाना चाहिए। शिक्षक का स्वस्वर वाचन वर्तनी स्पष्ट, आकर्षक व प्रभावकारी होना चाहिए। यानी शिक्षक जब भी किसी कोई भी चीज़ पढ़ाता है या कोई भी स्वर यूज़ करता है तो उसका जो स्वर है वो कैसा होना चाहिए, उसकी जो वर्तनी शुद्धि है वो स्पष्ट होनी चाहिए, बच्चों को सही तरीके से समझ में आए कि आप क्या कह रहे हो। इतनी भी तेज़ मत पढ़ाओ कि बच्चों को समझ में ही ना आए, और इतनी धीरे भी मत पढ़ाओ कि बच्चे समझ ही ना पाए। ठीक है, आकर्षक भी होनी चाहिए। ठीक है, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और प्रभावकारी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अच्छे पत्र में निम्नलिखित कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। एक पत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें केवल आवश्यक बातों का ही उल्लेख हो। अनाप शनाप मत लिखो कि इंसान पढ़े ही ना, आधा पढ़े बोर हो जाए, यानी जो मेन बात आने वाली हो वो पढ़े ही ना। ठीक है, अनावश्यक बातें पत्र को बोझिल बना देती हैं, इसलिए संक्षिप्त शब्दों में ही अपनी बात कही जानी चाहिए तथा अनावश्यक और अर्थहीन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। यही पत्र की क्या है, संक्षिप्तता है। नेक्स्ट है सरलता। क्या होना चाहिए, सरलता। संक्षिप्तता के साथ साथ सरल और सुबोध होना चाहिए। सरलता से तात्पर्य भाषा की सरलता से है। पत्र की भाषा ऐसी हो कि पत्र पढ़ने वाला लिखी हुई बात को अच्छी तरीके से समझ जाए। यानी ऐसी भाषा में मत यूज़ करो या ऐसी राइटिंग मत यूज़ करो कि पढ़ने वाले को समझ ही ना आए, उसको कुछ मज़ा ही ना आए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, और ऐसी भाषा शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि पत्र पढ़ने वाले को लिखी गई बात समझ में कठिनाई हो, वाक्य भी सरल हो और छोटे हो तथा उनका क्रम भी निश्चित हो। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट है सहजता। सहजता का अर्थ होता है कि स्वाभाविकता, अर्थात पत्र लिखते समय किसी भी तरह की बनावटी या कृत्रिम शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी वार्तालाप की शैली होती है वैसे ही शैली पत्र में भी प्रयोग की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये होते हैं पत्र लिखने का सबसे अच्छा तरीका। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके इस पेपर का और इस वीडियोस का। ठीक है, तो इस वीडियो का लास्ट पेपर है और लास्ट क्वेश्चन है और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। क्रिया विशेषण आप कई बार पढ़ चुके हो, कई बार रिपीट किया हुआ है ये क्वेश्चन। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं या वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश तेज दौड़ता है, सुधा अच्छा गाती है। तो दौड़ कैसे रहा है, रमेश तेज दौड़ा है, गा कैसे रही है, सुधा अच्छा गा रही है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और आपको वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत प्यार देते हो, बहुत सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए नए आए हो।
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर करो। इतनी मेहनत कर रही हूँ, सारी चीज़ें ला रही हूँ टाइम टू टाइम, तो जल्दी से वीडियो को शेयर करिए, शेयर करना मत भूलिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।